चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता रहा था मैं आपको। देखो, थर्मल एक्सपेंशन का नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया और मैंने एक क्वेश्चन बैंक भी बाद में आपको दे दिया था, ठीक है। बाद में मैंने आपको कैलोरीमेट्री भी पढ़ा दिया है, एक क्वेश्चन बैंक दे दिया है मैंने, ठीक है। और उसके बाद हमने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी पढ़ा रहा था मैं, उसमें मैंने प्रोसेस आपको बता दिया। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रोसेस है उसकी बात हमारे बीच में हो गई है, ठीक है। कौन कौन सा प्रोसेस हो गया है? आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और इन सभी प्रोसेस को अपन ने एक बार देख लिया है, ठीक है। अब अपन इसके आगे जा रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस की तरफ अपन जा रहे हैं, ठीक है। लिमिटेड क्वेश्चन एक आज भी सौरभ सर द्वारा भेजा गया, आप देख लें एक बार लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। उसमें आप चाहें तो कुछ मैच द कॉलम वगैरह छोड़ सकते हैं, 50 क्वेश्चन है तो उसमें मैच द कॉलम वगैरह छोड़ के आप चाहें तो कर सकते हैं उसको, ठीक है। 1 कर लें और कर लें, मैच द कॉलम छोड़ सकते हैं आप उसमें, ठीक है। ओके, तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आज अपनी बात होनी है साइक्लिक प्रोसेस को लेकर, ठीक है। आज लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लगभग बातें बता दूंगा, कल अपन इसकी प्रैक्टिस की तरफ चले जाएंगे। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो और क्वेश्चन भी डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। यदि वो आपको हार्ड लग रहा हो और लग रहा हो कोई भी, तो आप और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। उसमें लिमिटेड क्वेश्चन है तो आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान देंगे जरा। पांच प्रोसेस की बात हो गई थी हमारे बीच में, 5 प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक। और उस पर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। आज मैं साइक्लिक प्रोसेस और कन्वर्जन ऑफ ग्राफ पे बात करूंगा, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस जरा समझते हैं एक बार, ठीक है। ध्यान दें जरा, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। ये 6 नंबर प्रोसेस है, ये साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? ये रहा P, ये रहा V। जब अलग अलग प्रोसेस से गुजर के, जैसे मैं कुछ भी ले लेता हूं, जैसे लेट सपोज ये रहा A से B एक प्रोसेस है, फिर B से C एक प्रोसेस है और C से A एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस होता है जब डिफरेंट प्रोसेस से पास होके थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपने इनिशियल स्टेज को अटेंड कर लेता है। जब डिफरेंट प्रोसेस से पास होके थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपने इनिशियल स्टेज को अटेंड कर लेता है, उसे कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। चला ये A से B गया, फिर B से C, C से A। तो जब डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेज को अटेंड कर लेता है तो उसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। एक बात बहुत बेसिक दिख रही है इस साइक्लिक प्रोसेस में कि जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। ये बात यहां दिख रही है, ये बात यहां पे दिख रही है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो यहां पे 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अलग अलग प्रोसेस से गुजर के जब वो अपनी इनिशियल स्टेज को अटेंड कर लेता है तो ये बात हमें दिख रही है कि इनिशियल स्टेज मतलब फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर सेम है, इसलिए जो नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा ये 0 होगा। ये बात हमें दिख रही है, ठीक। मैं इसकी डेफिनेशन पे था अभी, ये फर्स्ट में डेफिनेशन पे हूं मैं। दूसरे नंबर पे मैं इसका वर्क डन समझना चाहता हूं। देखो, दूसरे नंबर पे मैं एक बार वर्क डन समझना चाहता हूं, ठीक है। मैं इसमें वर्क डन समझना चाह रहा हूं इस प्रोसेस में कि साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है। मेरी बात समझें, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है।
ये एक पीवी ग्राफ ले रहा हूं मैं इसके लिए, आप देखें जरा, ये एक पीवी ग्राफ ले रहा हूं जिसमें मैंने ए से लेके बी तक गया कोई सी के रास्ते, और ये गया है P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक, और फिर D के रास्ते ये चला आया है A तक, A के रास्ते चला गया है B तक, और फिर D के रास्ते चला आया है A तक। अच्छा, ये वाला जो वॉल्यूम है ये V1 हो गया, और ये वाला जो वॉल्यूम है ये V2 हो गया। सबसे पहले ये देखो साइक्लिक प्रोसेस हो गया A से C से B तक, और फिर D के रास्ते दोबारा A तक आ गया। तो वर्क डन इन ACB, मैं कह रहा हूं ACB में जो वर्क होगा, वर्क डन इन ACB क्या होगा बोलो? एरिया ऑफ ACB V2 V1A, और ये वर्क डन पॉजिटिव होगा तो यहां मैं प्लस लगा देता हूं, ठीक। ये वर्क डन पॉजिटिव क्यों होगा A से C से B तक? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। आप देख रहे हैं A पर जो वॉल्यूम है वो V1 है, और B पर जो वॉल्यूम है वो V2 है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो जो वर्क डन है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसलिए मैंने एरिया पर यहां पॉजिटिव लगा दिया है। और अब मैं B से D से A तक आता हूं, तो वर्क डन फ्रॉम BDA, देखो B से D से A तक आता हूं, वर्क डन इन BDA क्या होगा बोलो? एरिया बिटवीन पीवी ग्राफ या पीवी कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस, तो ये वाला एरिया होगा। तो क्या होगा बोलो? BDA V1 V2A, ये वाला एरिया होगा BDA V1 V2A। देखो पहला जो वर्क डन था वो ये वाला एरिया था, ठीक। ACB का जो वर्क डन था वो ये वाला एरिया है। ये जो एरिया है ये ACB का वर्क डन है। ठीक है, ACB का वर्क डन है ये, और BD का जो वर्क डन है वो ये वाला एरिया है, और ये वाला एरिया इसमें से माइनस होने जा रहा है ऊपर वाले एरिया से। तो ये वाला पूरे एरिया में ये वाला एरिया माइनस होगा, तो बचेगा केवल ये वाला एरिया। अच्छा, ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि BDA में जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। BDA में जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये जो वर्क डन है ये नेगेटिव है। तो मैं कह रहा हूं कि व्हाट इज द वर्क डन इन ACBDA साइक्लिक प्रोसेस में? ACBDA का जो वर्क डन होगा, इन दोनों वर्क डन का सम होगा, वर्क डन ऑफ ACB प्लस वर्क डन ऑफ BDA। और इस एरिया में जब ये एरिया घटेगा तो बचेगा क्या? केवल ये बचेगा एरिया ऑफ ACBDA। मैं भी लिखता यहां, इसकी जगह ये वाला एरिया लिखूंगा और माइनस में ये वाला एरिया। तो इस बड़े वाले एरिया में ये जो एरिया माइनस होगा तो कौन सा पार्ट बचेगा? बचेगा केवल ये वाला पार्ट जो साइक्लिक प्रोसेस में क्लोज कर्व है, इसके अंदर का जो पार्ट है वो बचेगा। तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, जो वर्क डन होता है साइक्लिक प्रोसेस में, दैट इज द एरिया एनक्लोज बाय द साइक्लिक कर्व। इसका मतलब इस पीवी ग्राफ में साइक्लिक कर्व जो एरिया कवर करता है, ये वाला एरिया, यही वर्क डन है, ठीक। साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन होता है एरिया एनक्लोज बाय साइक्लिक कर्व, एरिया एनक्लोज बाय, क्योंकि देख रहे हो ये एरिया ऑफ ACBDA। तो मैं यहां पे लिखता हूं work done in cyclic process, work done in cyclic process is equal to area enclosed by cyclic curve। साइक्लिक कर्व का जो एरिया एनक्लोज्ड है वो होता है। अच्छा, एक बात आप जरा समझना, ये जब ये देखो, इसको मैं क्या कहूं, इधर की तरफ मूव कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज है। जब ये क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव है। क्यों?
जब ये क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव है। देखो अभी ये क्लॉकवाइज है, इधर गया था और इधर आया था, अभी ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला वॉल्यूम बढ़ने का है तो ये वाला एरिया ज्यादा कवर करेगा, और ये वॉल्यूम घटने का है तो ये वाला एरिया कम कवर करेगा। तो जब साइक्लिक प्रोसेस जो है वो क्लॉकवाइज हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जब एंटी क्लॉकवाइज हो, जब ये एंटी क्लॉकवाइज हो तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। ये बात आप समझे? साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन एरिया इनक्लोज बाय साइक्लिक कर्व होता है। साइक्लिक प्रोसेस यदि क्लॉकवाइज हो, ये देखो क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में ये वाला एरिया ज्यादा है, वॉल्यूम बढ़ने वाला एरिया ज्यादा है और घटने वाला एरिया कम है। और वहीं ये एंटी क्लॉकवाइज यदि होता, जैसे लेट सपोज कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये इस तरीके से है देखो, तो देखो जो बढ़ने वाला एरिया है वो ये है, ये वाला एरिया पॉजिटिव है क्योंकि इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है यहां से यहां, और ये वाला एरिया नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला एरिया ज्यादा है। नेगेटिव वाला एरिया ज्यादा है, इसका मतलब जब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में वर्क डन पॉजिटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज यदि होता है पीवी ग्राफ तो जो एरिया है वो क्या होता है? तो वर्क डन नेगेटिव होता है। अच्छा, इसको अपन एक बार एग्जांपल में समझते हैं। दो बातें मैंने बताई अभी साइक्लिक प्रोसेस को लेके। साइक्लिक प्रोसेस को लेकर के हमने दो बातें बताई। पहला कि साइक्लिक प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के जब कोई बॉडी, जो कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपने इनिशियल स्टेज को अटेंड कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। और टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो एक फेज से गुजर के, डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के अपनी इनिशियल स्टेज को अटेंड कर लेता है। इसलिए इनिशियल और फाइनल स्टेज सेम है तो चेंज टेम्परेचर में होता नहीं, डी जीरो है। दूसरा मैंने बताया साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन जो है वो एरिया इनक्लोज बाय कर्व होता है, और क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, इस छोटे से एग्जांपल में आप मुझे बताएंगे, एरिया सिर्फ ये बताएंगे वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसे देखो मैं ये वाला ग्राफ बना रहा हूं पीवी का, अभी सिर्फ आप मुझे ये बताएंगे कि वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये सिचुएशन है पीवी ग्राफ, और ये वाला मैं वैल्यू भी दे देता हूं, ये वाला मैं दे देता हूं 4p या 4p0, ये दे देता हूं 2p0, ये दे देता हूं v0 और ये दे देता हूं 2v0। अच्छा, ये वाला जो है, सबसे पहले ये बताओ कि इसका वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव में ये किधर घूम रहा है? ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो क्लॉकवाइज मूव करेगा तो वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव है। अच्छा, वर्क डन जब पॉजिटिव है तो कितना वर्क डन है? एरिया इनक्लोज बाय द साइक्लिक कर्व। साइक्लिक कर्व जितना एरिया इनक्लोज करता है वो है। तो यहां से यहां तक कितना है? 2p0, और यहां से यहां तक कितना है? v0। तो कितना हो गया ट्रायंगल का एरिया? हाफ इंटू 2p0 इंटू v0। तो क्या हो गया बोलो? p0 v0, और ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, ये वाला बताओ क्या सिचुएशन होगी। लेट सपोज सिर्फ ये बताओ कि एरिया पॉजिटिव है नेगेटिव। ये v है, ये p है, और ये इस तरीके से ग्राफ बनाया हुआ है ऐसे। ये वाला बताओ इसका वर्क डन पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो एक्सिस बदल गई है, ध्यान देना, यहां पर p आ गया है, यहां पे v आ गया है, और ये वाला जो है वो क्या है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो जाएगा? होना पॉजिटिव था लेकिन अब वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा नेगेटिव? क्योंकि देखो एक्सिस बदल गई है बेटे, एक्सिस बदल गई है। आप समझ रहे हैं, इधर वॉल्यूम एक्सिस है और इधर प्रेशर है, तो एक्सिस बदल गई ना। पीवी ग्राफ होता तो ऐसे होता। तो ये जब क्लॉकवाइज है तो इसका जो वर्क डन है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। हम इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि देखो ऐसे समझो कि जब वॉल्यूम बढ़ने की बारी आई तो पीवी ग्राफ और ये वाला एरिया कवर करेगा वॉल्यूम एक्सिस के बीच में, और जब वॉल्यूम के डिक्रीज होने की बारी आई तो उसने एरिया थोड़ा ज्यादा कवर किया। तो डिक्रीज वाला एरिया ज्यादा है, इसलिए जो वर्क डन है वो क्या है? यहाँ पे
नेगेटिव है। और क्या होता है वर्क डन किसी में, ये रहा पीवी कर्व और वॉल्यूम एक्सिस के बीच एरिया। तो मैंने आपको क्या बताया, गुड, तो दो बातें मैंने बता दी आपको, दो बातें बताई, क्या कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो नेट डी है वो 0 होता है, और ये बात बताई। अच्छा एक बात देखते हैं इसमें, फाइंड द वर्क डन, वर्क डन फाइंड करना है, जरा देखेंगे। ये एक पीवी ग्राफ गिवन है, ये एक पीवी ग्राफ गिवन है इस तरीके से, प्रेशर और वॉल्यूम में ये ग्राफ गिवन है। इधर मैं कर देता हूं 10, 20, 30, 40, 50, इधर मैं कर देता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर मैं कर रहा हूं मीटर क्यूब, और इस साइड में मैं कर रहा हूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हमें बताना है वर्क डन, एक साइक्लिक प्रोसेस का एक वर्क डन बताना है, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन बताना है। ये सिचुएशन है, ठीक है। अब बात समझना क्या है साइक्लिक प्रोसेस। ये वाला तो इस तरीके का है, ये इस तरीके का है, ठीक है। ये मैंने इधर की तरफ भी कितना लिया है 1, और इधर भी 1, और इधर 10, और इधर भी 10, और ये वाला यहां से आया, और इस बार मैं चाह रहा हूं 2 तक जाने के लिए, 2। देखो ये सिचुएशन है, मैंने इधर 7 तक ले लिया है, और इधर लिया है वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। तो इस बार मैं 2 तक चला जाता हूं, यहां 2, ये सिचुएशन है। इधर हमने 2 पॉइंट लिया है, मतलब 3 to 5, और इधर लिया है 5 to 7, और इधर लिया है 30 से 40, और इधर भी लिया है मैंने 30 से 20। और ये वाला ऐसे है, देखो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, और ये ऐसे कवर हुआ। ये कैसा साइक्लिक प्रोसेस है, आप समझ गए बात। ये साइक्लिक प्रोसेस यहां से चला ऐसे, और इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, फिर ये ऐसे आया, ठीक है। ये ऐसे करके चला, और इस तरीके से ये वापस आया। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा देख करके सबसे पहले ये बताओ कि जो नेटवर्क डन है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तुम देख पा रहे हो कि ये वाला जो पार्ट है वो क्लॉकवाइज है, और इसका एरिया पॉजिटिव होगा। ये वाला जो पार्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एरिया कुछ ज्यादा लग रहा है। तो हमें लग रहा है कि फाइनली जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फाइनली वर्क डन नेगेटिव क्यों हो जाएगा, बात समझे। ये वाला एरिया पॉजिटिव है, ये वाला एरिया नेगेटिव है, एक ही कर्व, ऐसे चला है, ये ऐसे चला है, और ये ऐसे आया है एक ही कर्व। ये मैं इसको ऐसे भी शो कर देता हूं चाहे तो, है एक ही कर्व, ठीक। अच्छा देखो मैं लिख देता हूं वर्क डन पहले वाले का W1 प्लस W2, 2 कर्व है। तो इसका देखो, वैसे यहां से लेके इसको सेंटर मानते हैं, तो यहां से यहां तक 10, और यहां से यहां तक 1, तो पाई ए बी ही ले रहा हूं मैं, पाई ए बी, एरिया ऑफ इलिप्स। यस गुड, एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा, सर्कुलर दिख रहा है, लेकिन तुम्हें पता है ना इधर वाला स्केल 1 मीटर क्यों लिए हुए है, और इधर वाला स्केल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 10 लिया हुआ है। तो हम इसको क्या माने फिर, पाई ए बी मान लेते हैं। इलिप्स का एरिया पाई ए बी, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, लेकिन इधर वाली यूनिट है 10 और इधर वाली यूनिट क्या है 1, तो मैं कह रहा हूं पाई इंटू 10 इंटू 1। और इस वाले एरिया को हम क्या कह देते हैं, बोलो, पॉजिटिव एरिया कह देते हैं। नेगेटिव एरिया बताओ, ये वाला यहां से यहां तक 10 और ये वाला यहां से लेके यहां तक 2, तो क्या हो जाएगा पाई ए बी। एरिया ऑफ इलिप्स आप समझते हैं, इस तरह की सिचुएशन है। एरिया ऑफ इलिप्स मतलब ये हुआ ए, ये हुआ बी, तो ये हो गया पाई ए बी। एरिया ऑफ इलिप्स, ए हो गया सेमी मेजर एक्सिस, बी हो गया सेमी माइनर। ये वाला बेटा माइनर एक्सिस है, ये वाला मेजर एक्सिस है, और आधा है तो सेमी मेजर सेमी माइनर, तो ये हो जाता है एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी। ठीक है,
तो बात समझिए, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, 10 पाई माइनस का 20 पाई, टोटल वर्क डन हो जाएगा माइनस का 10 पाई जूल। जूल क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है और जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में। जो प्रेशर है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में है, तो नेचुरल सी बात है पीवी का जो इनटू होगा तो किस में आएगा, जूल में आएगा। तो टोटल वर्क डन इज माइनस 10 पाई जूल। ओके, अब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझाऊंगा, किस में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझाएंगे साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है, देखो तीसरे पॉइंट पर हैं हम लोग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझा रहा हूं मैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझा रहा हूं। देखो वैसे तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स लगाते आए हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। हम लोग ये थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते आए हैं और हमने शुरू में ही देख लिया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो अपनी इनिशियल स्टेज को अटेंड कर लेता है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो नहीं होता। तो ऐसा देखने से लगता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस जीरो, तो ऐसा देखने से लगता है कि ये फॉलो होता है, लेकिन इससे पता नहीं चल पाएगा साइक्लिक प्रोसेस का। ऐसा देखने से लगता है कि हीट गिवन इज इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है, लेकिन टोटल ली हुई हीट का वो टोटल वर्क डन नहीं कर पाता है। ये बात समझना आप, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस तरीके से यदि लगाने का प्रयास करेंगे हम किसमें, साइक्लिक प्रोसेस में, तो हम गलती कर देंगे, क्योंकि हीट गिवन इज नॉट इक्वल टू द वर्क डन। हीट गिवन साइक्लिक प्रोसेस में कंप्लीटली वर्क नहीं करता। हां, नेट हीट गिवन या नेट यूज्ड हीट की बात हो सकती है। तो साइक्लिक प्रोसेस का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इससे समझना थोड़ा टफ है, इससे अपन समझ ही नहीं सकते। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, हम ये कह दें कि हीट गिवन इज इक्वल टू द वर्क डन, तो ये बात थोड़ी सी गलत हो जाएगी। मैं साइक्लिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये उतना बढ़िया नहीं है कि मैं ये कह दूं कि हीट गिवन इज इक्वल टू द वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। इसलिए साइक्लिक प्रोसेस में होता क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वैलिडिटी क्या है, उसको समझने के लिए मैं एक सिंपलेस्ट साइक्लिक प्रोसेस लेके चलता हूं और उसकी पूरी डिटेल स्टडी करते हैं एक साइक्लिक प्रोसेस की। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं साइक्लिक प्रोसेस को समझने के लिए, लेकिन ये मैंने शुरू में ही कह दिया कि हीट गिवन इज इक्वल टू द वर्क डन कह देना साइक्लिक प्रोसेस में अच्छा नहीं है। ठीक, तो क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया? नहीं, हम इसको समझना चाहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या साइक्लिक प्रोसेस में वर्क है क्या। तो साइक्लिक प्रोसेस को हम पूरी डिटेल स्टडी में जाएंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक एग्जाम्पल लेता हूं पहले मैं साइक्लिक प्रोसेस को समझने के लिए। समझिए आप जरा, मैं एक साइक्लिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझना है और मैं एक एग्जाम्पल पे जाता हूं और मैं शुरू में कह रहा हूं कि 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस अंडरगोज ए साइक्लिक प्रोसेस, अंडरगोज ए साइक्लिक प्रोसेस। 1 मोल डायटोमिक गैस एक साइक्लिक प्रोसेस से गुजरता है जिसका पीवी ग्राफ ऐसा है। यह सिर्फ इसको समझने के लिए मैं इसकी डिटेल स्टडी करना चाहता हूं, एक एक पॉइंट को देखना चाहता हूं कि साइक्लिक प्रोसेस में होता क्या है। मेरी बात समझना, मैंने ये एक साइक्लिक प्रोसेस ले लिया, ये एक साइक्लिक प्रोसेस हमने ले लिया। मैंने कह दिया ए से बी, बी से सी, सी से डी जाता है कोई, वॉल्यूम प्रेशर बदलता है 1 से 3 तक, वॉल्यूम बदलता है 2 से 4 तक,
और ये 1 मीटर क्यूब हो गया, और ये वाला जो है वो प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने साइक्लिक प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए किया है। इस पूरे प्रोसेस को मुझे एनालाइज करना है, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले मैं प्रोसेस ए बी को एनालाइज करना चाहता हूं। डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के मैंने कहा ए से चलना स्टार्ट हुआ, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से वापस ए आया। तो डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपने इनिशियल स्टेज को अटेंड कर लेता है। डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपने इनिशियल स्टेज को अटेंड कर लेता है, और मैं सबसे पहले स्टडी कर रहा हूं ए से बी की, ठीक है। ए से बी का वर्क डन क्या होगा? सबसे पहला वर्क डन क्या होगा? 0। वर्क डन ए से बी का 0 क्यों होगा ये बताओ? क्योंकि ए से बी तक जब हम जाएंगे तो देख रहे हो वॉल्यूम नहीं बदल रहा। हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, या पीवी ग्राफ वॉल्यूम एक्सिस पे कोई एरिया कवर नहीं कर रहा, तो वर्क डन। अच्छा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है बोलो? F/2 P2 V2 माइनस का P1 V1। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? F/2 P2 V2 माइनस P1 V1 क्या होगा बोलो? डायटोमिक। डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 5। P2 V2 ये रहा P2 V2, 3 × 2, 3 × 2, प्रेशर है 3, वॉल्यूम है 2, P1 V1 माइनस का 1 × 2, तो ये हो गया du इज इक्वल टू 5/2 × 6 - 2, ये हो गया 5/2 × 4, ये हो गया 10 जूल। तो du1 और डेल्टा Q1 हो गया डेल्टा W1 प्लस du1 इज इक्वल टू 10 जूल। ये बात समझना, मैंने पहली स्टडी कर ली है, थोड़ा इधर किया है, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि पहले प्रोसेस में अलग अलग स्टडी कर रहा हूं, एनालाइज करना है, टोटली एनालाइज करना है मुझे। पहले प्रोसेस का वर्क डन 0 है, इंटरनल एनर्जी का चेंज 10 जूल है, और हीट गिवन जो है वो कितना है? 10 जूल। अच्छा, दूसरे प्रोसेस की तरफ आओ। मैं कह रहा हूं बी से सी की स्टडी हो रही है, प्रोसेस बी से सी की स्टडी हो रही है। व्हाट इज द वर्क डन? प्रेशर कांस्टेंट है PV2 - V1, या एरिया अंडर द ग्राफ भी कह सकते हैं हम भाई, एरिया अंडर द ग्राफ भी, या प्रेशर कांस्टेंट है। तो व्हाट इज द वर्क डन? PV2 - PU। तो व्हाट इज द वर्क डन? प्रेशर क्या है बोलो? प्रेशर है 3, वॉल्यूम क्या हो गया? 4 माइनस का 2, ये हो गया 6 जूल। डेल्टा W2 और du2 क्या हो गया बोलो? F/2 P2 V2 माइनस P1 V1, ये क्या हो गया? F/2 P2 V2 माइनस का P1 V1। तो du2 क्या हो गया? 5/2 P2 V2, 3 × 4 माइनस 3 × 2। देखो, इसका पॉइंट है 3 × 4 और इसका पॉइंट है 3 × 2, तो du2 क्या हो गया बोलो? 5/2 12 - 6, du2 क्या हो गया? 5/12 × दिस, तो ये हो गया 15 जूल, ये हो गया 15 जूल। तो डेल्टा Q2 क्या हो जाएगा बोलो? डेल्टा W2 प्लस डेल्टा U2, 6 + 15 21 जूल। अच्छा, तीसरे पार्ट की स्टडी करो, सी से डी की स्टडी करो। सी से डी की स्टडी में वर्क डन क्या हो जाएगा बोलो? 0। du3 क्या हो जाएगा बोलो? F/2 P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 5/2 P2 V2, P2 V2 हो गया ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना है? 4,1, 4,1 माइनस 3,4, तो डेल्टा U3 क्या हो गया बोलो? डेल्टा U3 5/2 4 माइनस का 12, डेल्टा U3 हो गया 5/2 माइनस का 8, ये हो गया -20 जूल। तो डेल्टा Q3 कितना हो गया? ये हो गया 0 + -20 माइनस का 20 जूल, ठीक है। डेल्टा Q3 आ गया कितना? माइनस का 20 जूल। अच्छा, फिर मैं स्टडी कर रहा हूं डी से लेके ए की स्टडी कर रहा हूं, मैं डी से ए की स्टडी कर रहा हूं टोटल, समझना बात।
यहां डी से लेकर के ए तक की स्टडी कर रहा हूं टोटल। बोलो डी से ए की स्टडी में व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन हो जाएगा पी वी टू माइनस वी वन। पी क्या है बोलो 1, V2 क्या है 2, तो ये हो जाएगा -2 जूल। क्यों? तुम देख रहे हो ना कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर 1 है, तो 2 माइनस का 4 कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा -2 जूल। और du4 क्या हो जाएगा बोलो? F/2 P2 V2 माइनस P1 V1, तो du4 क्या हो जाएगा 5/2 P2 V2 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 4। ये देखो 1 इंटू 2 माइनस का 1 इंटू 4, तो du4 क्या हो जाएगा बोलो? यहां du4 हो जाएगा 5/2 2 माइनस 4, du4 हो जाएगा 5/2 माइनस का 2 और du4 हो जाएगा -5 जूल। और डेल्टा Q4 हो जाएगा टोटल -7 जूल। अच्छा देखो ये हमने पूरी स्टडी कर ली चारों प्रोसेस की, ए से बी की स्टडी, बी से सी की स्टडी, सी से डी की स्टडी और डी से ए की स्टडी। चारों प्रोसेस की मैंने अलग अलग स्टडी कर ली और यहां लिख देता हूं। पहले प्रोसेस का वर्क डन है 0, पहले प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी का चेंज है 10 जूल और पहले प्रोसेस का डेल्टा Q1 है 10 जूल। दूसरे प्रोसेस पे आओ, डेल्टा W है दूसरे प्रोसेस का, मिटाने से पहले मैं एक बार लिख रहा हूं 6 जूल, और du है दूसरे प्रोसेस का, du है 15 जूल और डेल्टा Q है टोटल 21 जूल। तीसरे प्रोसेस का ये 2 लगा रहा हूं मैं, तीसरे प्रोसेस का थोड़ा छोटा लिख रहा हूं यहां पे, लेकिन आपको समझ में आया हुआ है। तो डेल्टा, ये देखो डेल्टा W3 यहां पे 0 है और du3 जो है वो यहां पर -20 है और डेल्टा Q3 माइनस का 20 है। और चौथे की स्टडी में डेल्टा W4 यहां पर -2 है, du यहां पर -5 है और डेल्टा Q यहां पर -7 है। अब देखो ये चारों स्टडी हो चुकी है हमारी। देखो बेटा मैंने सिर्फ यहां पे लिख दिया है ताकि मुझे रिमाइंड रहे, आप भी लिख सकते हैं अलग से कि ए से बी की स्टडी की तो क्या हुआ, बी से सी की स्टडी की तो क्या हुआ, सी से डी की स्टडी की तो क्या हुआ और डी से ए की स्टडी की तो क्या हुआ। ठीक है, अब समझना बात, इस स्टडी से निकला क्या जरा उसकी बेसिक पर ध्यान देना। इस स्टडी से निकला क्या जरा उस पर ध्यान दो एक बार। समझना बात, मैं कह रहा हूं टोटल वर्क डन, चारों प्रोसेस का वर्क डन जोड़ दो। कह रहा हूं डेल्टा W1 डेल्टा W2 डेल्टा W3 प्लस डेल्टा W4, टोटल वर्क डन डेल्टा W1 डेल्टा W2 डेल्टा W3 डेल्टा W4। तो टोटल वर्क डन क्या आ गया बोलो? डेल्टा W1 0, डेल्टा W2 6 प्लस 0 -2, टोटल वर्क डन आ गया 4 जूल। ठीक, तो क्या मैंने टोटल वर्क डन निकालने के लिए इतनी स्टडी की? नो, टोटल वर्क डन निकालने के लिए मैंने इतनी स्टडी नहीं की कि चारों प्रोसेस ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए की जो मैंने अलग अलग स्टडी की, वो क्या मैंने इस बात के लिए की कि वर्क डन निकाला जाए टोटल? नहीं, क्योंकि टोटल वर्क डन तो वैसे भी आ रहा था। टोटल वर्क डन क्या होता है बोलो? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय साइक्लिक कर्व, एनक्लोज्ड बाय साइक्लिक कर्व। टोटल वर्क डन जो होता है वो होता है एरिया एनक्लोज बाय साइक्लिक कर्व। ठीक है, अब साइक्लिक कर्व का जो एरिया एनक्लोज है, देखो यहां से यहां तक 2 है और यहां से यहां तक 2 है, तो एरिया ऑफ दिस कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक 2, तो एरिया हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 जूल। तो बताओ क्या टोटल वर्क डन निकालने के लिए ये चारों निकाला मैंने? नहीं, टोटल वर्क डन निकालने के लिए इन चारों की निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि टोटल वर्क डन इज एरिया एनक्लोज बाय साइक्लिक कर्व, और साइक्लिक कर्व का एरिया हमें दिख रहा था यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक 2, तो टोटल आ गया 4 जूल।
और ये क्या था, ये क्लॉकवाइज था, इसलिए एरिया पॉजिटिव था, तो प्लस का 4 जूल। तो ये तय हुआ कि टोटल वर्क डन निकालने के लिए इतनी कहानी नहीं कही गई। अच्छा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, बात समझना। टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा बोलो? ये होगा du1 प्लस du2 प्लस du3 प्लस du4। अच्छा, du1 क्या है बोलो? 10। du2 क्या है बोलो? 15। du3 क्या है बोलो? 20। du4 क्या है? -5। तो 25 माइनस 25 बराबर 0 जूल आया। तो क्या मैंने टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए इस प्रोसेस की स्टडी की? टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए क्या मैंने इस प्रोसेस की स्टडी की है? नो। टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए भी इस प्रोसेस की स्टडी हमने नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी 0 है। क्यों? टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी 0 है। क्यों? क्योंकि टी इनिशियल टी फाइनल के बराबर है। जहां से चला बॉडी वहीं पे आया। तो जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हुआ, जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हुआ, तो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होना था? 0 होना था। तो क्या साइक्लिक प्रोसेस की जो मैंने सभी पार्ट की, ए से बी की, बी से सी की, सी से डी की या डी से ए की स्टडी की, तुम्हें दिख रहा है कि टोटल वर्क डन के लिए इतनी स्टडी करनी बेकार थी, क्योंकि वो एरिया एनक्लोज बाय कर्व से भी निकल सकता था। तुम्हें दिख रहा है कि टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए भी ये स्टडी बेकार थी। क्यों? क्योंकि टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो ऑलरेडी 0 था, क्योंकि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर 0 है, और चेंज ही नहीं हुआ टेम्परेचर में, तो कहां से आएगा? तो इसके लिए भी हमने इतनी स्टडी नहीं की। तो फिर स्टडी हुई क्यों? तो जरा वो देखो अब पार्ट, उस पार्ट पे आओ, हीट पर आओ, उस वाले पार्ट पे आते हैं जब हम इसमें हीट की बात करते हैं। ठीक है, तो उस पार्ट पे आ रहे हैं जब हम हीट की बात कर रहे हैं। समझना, मैं कह रहा हूं डेल्टा क्यू पॉजिटिव, डेल्टा क्यू पॉजिटिव, हीट जहां जहां पॉजिटिव है उसको एक साथ लिखो। डेल्टा क्यू पॉजिटिव क्या है बोलो? पहले वाले प्रोसेस में 10 जूल है, डेल्टा Q1। दूसरे वाले प्रोसेस में 21 जूल है, तीसरे वाले प्रोसेस में नेगेटिव और चौथे में नेगेटिव 31 जूल। डेल्टा क्यू नेगेटिव, जब नेगेटिव है टोटल हीट, वो देखो सी से डी में -20 और डी से ए में 1, तो -20 -7 -27 जूल। तो होता क्या है जरा वो समझना। साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है कि एक हॉट रिजर्वर है, और हॉट रिजर्वर से सोर्स भी कह सकते हैं, इसको सोर्स भी कह सकते हैं, T1 केल्विन पर कोई हीट लेता है, इसी को हम कहते हैं डेल्टा क्यू पॉजिटिव। कोई हॉट रिजर्वर से हीट लेता है साइक्लिक प्रोसेस में, उसमें कुछ हिस्से का वर्क कर देता है, ये वर्क कर देता है, और कुछ हिस्सा जो है वो कोल्ड रिजर्वर को ट्रांसफर कर देता है। कोल्ड रिजर्वर को, इसी को सिंक भी कहते हैं T2 केल्विन पर, सॉरी, इसी को सिंक कहते हैं, उस पर वो ट्रांसफर कर देता है। होता क्या है जरा समझना, इसी को कहते हैं डेल्टा क्यू नेगेटिव। अब बात समझना, यहां क्यू पॉजिटिव कितना था? 31 जूल लिया। टोटल वर्क कितना किया तुम्हें पता है? 4 जूल का वर्क किया, और कितना नेगेटिव ट्रांसफर कर दिया? 27 जूल। तो एक्चुअली इस पूरे प्रोसेस की जो स्टडी हुई है वो ना तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हुई है, इस पूरे प्रोसेस की स्टडी, ना तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए हुई है, क्योंकि वो भी हमें पता है टोटल 0, वर्क डन हमें पता है एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, तो ये जो टोटल प्रोसेस की स्टडी हुई है ये एक्चुअली डेल्टा क्यू पॉजिटिव और डेल्टा क्यू नेगेटिव के लिए हुई है। और मैंने शुरुआती स्टेटमेंट में कहा था
कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू लिख देना साइक्लिक प्रोसेस के लिए अच्छी बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हीट गिवन है 31 जूल। साइक्लिक प्रोसेस में यदि हीट गिवन बोलना है तो हीट गिवन है 31 जूल, जो डेल्टा क्यू पॉजिटिव है जो सोर्स ने डिलीवर किया है, और हीट गिवन इज नॉट इक्वल टू द वर्क डन। हुआ क्या है कि हीट गिवन का कुछ हिस्सा वर्क में ट्रांसफर हो गया है इन साइक्लिक प्रोसेस, और बाकी हिस्सा वो कोल्ड रिजर्वर को जो लो टेम्परेचर है उसको ट्रांसफर हुआ है। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, मैं ये कहूं कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे उसी को कहने का तरीका बदलना होगा कि हीट गिवन इज इक्वल टू वर्क डन प्लस हीट गिवन टू द कोल्ड रिजर्वर। ठीक है, तो मैं यहां पर अब डेल्टा क्यू पॉजिटिव को मैं Q1 कह देता हूं और डेल्टा क्यू नेगेटिव को मैं Q2 कह देता हूं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे लिख देता हूं, लेकिन व्हाट इज डेल्टा क्यू पॉजिटिव ही ढूंढना होगा तुम्हें। यदि साइक्लिक प्रोसेस का कोई ग्राफ बना दे तो तुम्हें एफिशिएंसी या कुछ निकालने के लिए तुम्हें यह देखना होगा डेल्टा क्यू पॉजिटिव, डेल्टा क्यू नेगेटिव और वर्क डन। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में होता क्या है, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W। Q1 क्या है, हीट गिवन टू द वर्किंग सब्सटेंस, तो सोर्स द्वारा गिवन हीट है डेल्टा Q1 या Q पॉजिटिव, और सिंक को ट्रांसफर है Q नेगेटिव या Q2 इज इक्वल दिस। मतलब सोर्स से हीट लिया, उसका कुछ हिस्सा वर्क में बदल दिया और कुछ हिस्सा उसने कोल्ड रिजर्वर को दे दिया। तो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस? एफिशिएंसी ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस होता है वर्क डन बाय Q पॉजिटिव इंटू 100। एफिशिएंसी ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस ये क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस होता है वर्क डन बाय Q पॉजिटिव इंटू 100। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, हमारा वर्क था 4 जूल का और Q पॉजिटिव हीट देखो 10 जूल और 15 जूल नहीं 21 जूल, तो 31 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 400 बाय 31%, इतना वर्क हुआ है। तो साइक्लिक प्रोसेस में कई बार, साइक्लिक प्रोसेस में तुमने अब क्या क्या सीखा वो समझ गए हो। साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकालना है तो एरिया अंडर द कर्व से निकल जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो वो टोटली जीरो है, और साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी निकालनी है तो तुम्हें फोकस करना होगा कि तुम अलग अलग स्टडी करो और अलग अलग स्टडी में Q पॉजिटिव निकालो और Q नेगेटिव निकालो, और एफिशिएंसी होगा W बाई Q पॉजिटिव। सोर्स से लिए हुए हीट का कितना पार्ट, सोर्स से ली हुई हीट का कितना पार्ट वर्क में बदल देता है, उसी को कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। तो ये तो जो मैंने स्टडी की थी ये तो डिटेल स्टडी थी। अब हम इसी को कुछ एग्जाम्पलों में सॉर्ट कर लेंगे। डिटेल स्टडी क्यों? क्योंकि इसमें तो मैं वर्क भी जानना चाहता था, इसमें मैं इंटरनल एनर्जी का चेंज भी हर प्रोसेस का जानना चाहता था, और इसमें मैं हर प्रोसेस का हीट गिवन भी जानना चाहता था। तो ये तो मैंने डिटेल स्टडी की, वर्क भी जानना चाहता था, इंटरनल एनर्जी का चेंज भी, और टोटल हीट भी जानना चाहता था। अब मैं वर्क नहीं जानना चाहता हूं क्योंकि वर्क मुझे पता है ऑलरेडी। अब मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी टोटल नहीं जानना चाहता हूं। तो अब जब भी एफिशिएंसी की बात आएगी हमारा फोकस क्या जानने पर रहेगा? हीट गिवन जानने पर रहेगा। तो जब मैं अब अगला एग्जांपल करूंगा एफिशिएंसी निकालने का, तो मैं पूरे प्रोसेस की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, केवल डेल्टा क्यू जानने की कोशिश करूंगा। क्या जानने की कोशिश करूंगा? डेल्टा क्यू। और डेल्टा क्यू का फॉर्मूला पता है ना तुम्हें? एनसीडीटी। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? एनसीडीटी, एन नंबर ऑफ मोल, सी उस प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट, और डीटी टेम्परेचर में चेंज। ठीक है, तो मैं इससे भी प्रयास कर सकता हूं करने का। ठीक है, तो ये तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन अभी मैंने सिर्फ ये बताया है कि साइक्लिक प्रोसेस को समझना क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस समझ गए आप कि वर्क डन एरिया एनक्लोज बाय द कर्व, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा, और उसकी स्टडी करके निकालना होगा डेल्टा क्यू पॉजिटिव और डेल्टा क्यू नेगेटिव। क्यों? क्योंकि
सोर्स द्वारा गिवन हीट को कहते हैं डेल्टा क्यू पॉजिटिव, उसका वर्क में जितना कन्वर्जन करता है वो डब्ल्यू है, और जितना कोल्ड रिजर्वर को ट्रांसफर कर देता है वो डेल्टा क्यू नेगेटिव, और एफिशिएंसी होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू पॉजिटिव इंटू 100%। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस के अभी और भी एग्जांपल पे मैं जाऊंगा, लेकिन मैं अभी पहले कन्वर्जन ऑफ ग्राफ सिखा रहा हूं आपको, थोड़ा कन्वर्जन ऑफ ग्राफ सिखा रहा हूं, और हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर की बात हम पहले करेंगे। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, जरा कन्वर्जन ऑफ ग्राफ सीखेंगे पहले आप। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, ठीक है, मैं एक पीवी ग्राफ बना रहा हूं। आप बोलें तो मैं पीटी ग्राफ भी बना सकता था, वीटी ग्राफ भी बना सकता हूं, मैं पीवी ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, पीवी ग्राफ में एक बेसिक ग्राफ बना रहा हूं, बात समझना, इस तरह का एक पीवी ग्राफ है। सबसे बेसिक एग्जांपल सबसे पहले ले रहा हूं मैं, ये रहा ए से बी, बी से सी, सी से डी। कन्वर्ट करना है इसको, कन्वर्ट करना है वीटी ग्राफ में और पीटी ग्राफ में। ये जो पीवी ग्राफ है इसको आपको वीटी ग्राफ बनाना है इसका, और इस पीवी ग्राफ का पीटी ग्राफ बनाना है। ठीक है, क्या कन्वर्ट करना है? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ गिवन है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए चारों पार्ट की सबसे पहले आप अलग अलग स्टडी कर लें, ऑल 4 पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ऑल 4 पार्ट की आप एक स्टडी करें, बेसिक स्टडी करें। मैं बेसिक स्टडी यहां पे कर देता हूं चारों पार्ट के, यहां पे, और ग्राफ दोनों उधर खींचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वीटी ग्राफ और पीटी ग्राफ हमें खींचना है। सबसे पहले मैं देखो ए से बी की एक बेसिक स्टडी कर रहा हूं, ए से बी की एक बेसिक स्टडी कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले मुझे दिखता है कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, प्रेशर जो है वो इंक्रीजिंग है। सबसे पहले मुझे दिखता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर इंक्रीजिंग है, ये दो बात दिखती है। ग्राफ को देखते ही हमें पता चलता है कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है और जो प्रेशर है वो एक इंक्रीजिंग प्रेशर है। ठीक है, ग्राफ को देखते ही क्या पता चल रहा है कि प्रेशर इंक्रीजिंग प्रेशर है और जो वॉल्यूम है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर जो है वो एक इंक्रीजिंग प्रेशर है। अच्छा, टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होगा? तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में यदि वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो P प्रोपोर्शनल टू T, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू T होगा। तो पीटी की स्टडी में ये काम आएगा। एक बात और काम आएगा कि प्रेशर बढ़ा है, दैट इंप्लाइज टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ये और काम आएगा भाई, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रेशर बढ़ा है और ये प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ये भी पता है। चलो पहली स्टडी हो गई। अब मैं बी से सी की एक स्टडी करना चाहता हूं, छोटी सी बी से सी की स्टडी करना चाहता हूं मैं। बी से सी की स्टडी में आप सबसे पहले देख पा रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। बी से सी की स्टडी में आप सबसे पहले देख रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है और जो वॉल्यूम है वो इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो समझे आप बात।
प्रेशर कांस्टेंट है और जो वॉल्यूम है वो इंक्रीजिंग है। तो क्या हो जाएगा बोलो? मैं कह रहा हूं प्रेशर कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू एन आरटी से ये हो जाएगा, और वॉल्यूम यदि बढ़ रहा है तो मैं ये भी कह देता हूं कि टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है बी से सी तक, तो ये हो जाएगा। सी से डी की स्टडी पे आओ। सी से डी की स्टडी में हमें दिख रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर डिक्रीजिंग है। वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर है, कहां से कहां तक? सी से डी में। तो P प्रोपोर्शनल टू T भी हो जाएगा, और प्रेशर डिक्रीजिंग है तो टेम्परेचर डिक्रीजिंग हो जाएगा। और D से A की स्टडी में हमें दिख रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। D से A की स्टडी में जो हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? D से A की स्टडी में दिख रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, D से A की स्टडी में, ठीक है। वॉल्यूम नहीं, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम डिक्रीजेबल है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है, तो V प्रोपोर्शनल टू T। प्रेशर कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू T, और वॉल्यूम घट रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, ठीक। तो मैंने चारों पार्ट की अलग अलग स्टडी कर ली। जो ग्राफ के लिहाज से एक स्टडी कर ली हमने ग्राफ के हिसाब से स्टडी की है, ए से बी की, बी से सी की, सी से डी की और डी से ए की, ठीक है। ग्राफ के हिसाब से मैंने ये स्टडी की हुई है। अब मैं सबसे पहले वीटी ग्राफ खींचने की तरफ जाता हूं। मुझे खींचना है वीटी ग्राफ, ठीक। मुझे वॉल्यूम और टेम्परेचर में ग्राफ खींचना है, क्लियर। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर में सबसे पहले क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। ए से बी वाले पार्ट में जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है और टेम्परेचर इंक्रीजिंग है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीजिंग है। मैं कुछ ए से बी वाला पार्ट ऐसा कर देता हूं, बात समझते रहना। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट और टेम्परेचर, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर इंक्रीजिंग। बी से सी में V प्रोपोर्शनल टू T है, मतलब VT ग्राफ जो है वो ओरिजिन से होके गुजरेगा और वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक काम करता हूं मैं, A से B को थोड़ा नीचे ले आता हूं, क्योंकि A से B में क्या हो रहा है आप समझ ही रहे हैं। A से B वाले पार्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। B से C में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लेकिन वो जो ग्राफ है उसका स्ट्रेट लाइन होना, और वो भी कहां से गुजरना नेसेसरी है? उसका स्ट्रेट लाइन होना और ओरिजिन से गुजरना जरूरी है। क्यों? क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू T। तो V प्रोपोर्शनल टू T, इसका मतलब जो है ओरिजिन से भी गुजरेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और वॉल्यूम कांस्टेंट है C से D में। C से D में वॉल्यूम कांस्टेंट है और जो प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा। C से D में वॉल्यूम कांस्टेंट है और जो प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हैं और टेम्परेचर को घटा रहे हैं। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करके टेम्परेचर को मैंने ये घटा दिया, ये C से D में आया कांस्टेंट। D से A में क्या कह रहा है? V प्रोपोर्शनल टू T है और दोनों घटेंगे। प्रोपोर्शनल के लिए जरूरी है कि स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जाए, तो यहां ऐसे मिला रहा हूं मैं इसको। तो मैं इस पार्ट को ऐसे कह रहा हूं कि ये रहा होगा D और ये रहा होगा D से A। तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ये आप समझे बात। ये ऐसा ग्राफ बनेगा, A से B, B से C, C से D और D से A, ठीक है। ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये है वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ, ठीक है। ये आप समझे होंगे कि ये इस तरीके का ग्राफ क्यों है, क्योंकि इसी रिजल्ट से आया है। अच्छा, एक बार मैं पीटी ग्राफ खींचना आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। मैं खींचना सिखा रहा हूं आपको पीटी ग्राफ, ओके। तो पीटी ग्राफ पर जरा ध्यान देंगे आप। मैं आपको सिखा रहा हूं पीटी ग्राफ खींचना, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ खींचना मैं आपको बता रहा हूं, ओके। तो देखो, AB में प्रेशर बढ़ रहा है और P प्रोपोर्शनल टू T है।
प्रेशर बढ़ रहा है, P प्रोपोर्शनल टू T है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ग्राफ का। चलो तो मैं कह रहा हूं A से B में प्रेशर बढ़ रहा है और P प्रोपोर्शनल टू T है। B से C में प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है B से C में, ठीक है। C से D में P प्रोपोर्शनल टू T है और दोनों घट रहे हैं। प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझते हैं, ये हुआ C, प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ ये, ठीक है, और ओरिजिन से जाता हुआ, तो दोनों घट रहे हैं। और कहता है D से A में प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर घट रहा है। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर घट रहा है, तो ये वाला ग्राफ बनेगा A से B, B से C, C से D। तो ये दो ग्राफ समझ रहे हैं। इसमें देखो ये ग्राफ ऐसे A से B, B से C, C से D, D से, और ये ऐसे है, देखो यहां से चल रहा है A से B, B से C, C से D, D से। तो ये मैंने आपको कन्वर्जन ऑफ ग्राफ सिखाया है, जिसमें मैंने सबसे बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट किया। पीवी ग्राफ गिवन है, ठीक है। पीवी ग्राफ के बजाय पीटी ग्राफ दे सकता था, वीटी ग्राफ दे सकता था, और वीटी ग्राफ दे करके वो पीवी ग्राफ में कन्वर्ट करना सिखाता, ठीक है। तो एक मैं वीटी ग्राफ बना देता हूं और वीटी ग्राफ से पीवी ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं। एक बार एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पे। वीटी ग्राफ से, वीटी ग्राफ इज गिवन, और उससे बनाना सिखा देते हैं, ठीक है। एक ही ग्राफ खींचना बताऊंगा बस। एक और ग्राफ हम लोग ले रहे हैं, वीटी ग्राफ। A से B है ये B से C है, ये C से D है, और एक काम करता हूं मैं यही मिला देता हूं। A से B है, ये B से C है, C से D है, और D से A है, ठीक। ये एक वीटी ग्राफ गिवन है, लेट सपोज। वीटी ग्राफ कैसा है बात समझना। A से B है, B से C, C से D और D से A। इस ग्राफ को पीवी ग्राफ में बदलना है। इस ग्राफ को हमें कन्वर्ट करना है किस पर? पीवी ग्राफ में। देखो मैं एक स्टडी कर रहा हूं, सबसे पहले A से B की स्टडी कर रहा हूं। मेरी बात समझना, सबसे पहले स्टडी की जाती है। A से B का सबसे पहली चीज मुझे दिख रहा है V प्रोपोर्शनल टू T, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट। मेरी बात समझते रहना। A से B की स्टडी में सबसे पहली चीज मुझे दिखी V प्रोपोर्शनल टू T, प्रेशर कांस्टेंट है। दूसरी चीज मुझे दिखी कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ये एक स्टडी है मेरी। अच्छा, B से C की जब मैंने स्टडी की तो पता चलता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। B से C की स्टडी में यह पता चलता है कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, ठीक है। B से C की स्टडी में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू T होगा, ये पता चला। टेम्परेचर बढ़ा है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा, ये बात स्टडी में सामने आ गई। अच्छा, C से D की स्टडी में पता चला कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV कांस्टेंट होगा और P प्रोपोर्शनल टू 1/V होगा। C से D की स्टडी में यह भी पता चला है कि वॉल्यूम घटा है तो प्रेशर बढ़ेगा। C से D में यह पता है कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है,
इसलिए प्रेशर इंक्रीज करेगा। और डी से ए की स्टडी में हमें पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। डी से ए की स्टडी में हमें पता है कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, और वॉल्यूम सिंस कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू T होगा। यह भी पता है कि टेम्परेचर घट रहा है, इसका मतलब प्रेशर घटेगा। अब हमें पीवी ग्राफ की स्टडी पर जाना है, तो देखो बात, मैं पीवी ग्राफ की स्टडी पर जा रहा हूं। यह मैंने पीवी ग्राफ लिया है और मैं पीवी ग्राफ की स्टडी पर जा रहा हूं। सबसे पहले ये प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ा है, तो चलो मैं ए से बी की स्टडी में सबसे पहले कहना चाहता हूं प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ा है। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। बी से सी की स्टडी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ा है। वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ा है। वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर बढ़ा है, तो मैं यहां से चालू करता हूं। ए से बी की स्टडी में प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीज। बी से सी की स्टडी में वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर इंक्रीज। वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर इंक्रीज। सी से डी की स्टडी में P प्रोपोर्शनल टू 1/V। वॉल्यूम घटा है, प्रेशर बढ़ा है। वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। मतलब सी से डी की स्टडी में देखने पे लगता है कि वॉल्यूम घटा है, साथ में P प्रोपोर्शनल टू 1/V फॉलो हुआ है। वॉल्यूम घटा है और प्रेशर इंक्रीज हुआ है। और डी से देखने में लगता है वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर घटा है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर घटा है। तो ये होगा पीवी ग्राफ इसका। सॉरी, ये वीटी ग्राफ है और ये इसका पीवी ग्राफ है, कन्वर्जन। ठीक है, तो कैसे कन्वर्जन होता है उसका एक बेसिक बात बताया मैंने तुम्हें। कन्वर्जन कैसे होता है? कन्वर्जन में चारों पार्ट की स्टडी कर लो, आप देख लो कौन घट रहा है, कौन बढ़ रहा है, क्या सिचुएशन आ रही है, और इस तरीके से कन्वर्जन चल जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल बता देता हूं। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ और साइक्लिक प्रोसेस बताया अभी हल्का सा। कल मैं हीट इंजन के बारे में बताऊंगा, रेफ्रिजरेटर के बारे में बताऊंगा, और कार्नोट इंजन के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं मिसलेनियस एग्जाम्पल पर बात करूंगा, थर्मोडायनेमिक्स की मिसलेनियस एग्जाम्पल्स पर। जो हम अलग अलग एग्जाम्पल्स, जो आपके डाउट होंगे उसको ले लेंगे, आप उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, जो डाउट होंगे उसको ले लेंगे। आप मेरे से व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भी मांग सकते हैं और भी मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये कर ले। वैसे तो 50 क्वेश्चन आज ही ट्रांसफर किया है सौरभ सर ने, वो वाला ट्राई कर ले। उसमें केवल जो आईआईटी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब जो मैट्रिक्स मैथ सिंगल पूरा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेड क्वेश्चन है, ठीक ठीक क्वेश्चन है, तो आप कर लें उसको। ठीक है, 2 सीट आपको और मिली थी, थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री की भी सौरभ सर की मैंने ट्रांसफर कर दी थी, वो भी आप कर लें। आप अपने डाउट मेरे पास व्हाट्सएप में भेज दें, मैं सीट लेके आऊंगा, उसको डिस्कस कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल कर रहे हैं, इसमें भी समझे जरा एग्जाम्पल क्या है। पीवी ग्राफ गिवन है एक, ऐसा है ये पीवी ग्राफ। ये पीवी ग्राफ जो है, यहां पे प्रेशर 2P0 है, ये इधर प्रेशर लिया गया है, ये इधर वॉल्यूम लिया गया है, और यहां पर जो प्रेशर है वो P0 है, यहां जो वॉल्यूम है वो V0 है, और यहां जो वॉल्यूम है वो 2V0 है। वॉल्यूम को मीटर क्यूब में ही माना जाए, और ये प्रोसेस सिर्फ ए से बी का है, बस एक ही पार्ट की स्टडी करनी है, और इधर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मान लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है।
सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि डज इट फॉलो बॉयल्स लॉ? क्या ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है? ये जो प्रोसेस है भी, ये क्या बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है? ये पहली बात है। मैं एक ड्रॉ द वीटी ग्राफ, इस ए बी जो एक पीवी ग्राफ है उससे वीटी ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा। एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ये भी देखने की कोशिश होगी। और मैक्सिमम वैल्यू भी देखना चाहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम तो दिख ही रहा है, मैं ये गलत हुआ। एट व्हाट वॉल्यूम टेम्परेचर इज मैक्सिमम। मैं चाहता हूं टेम्परेचर कहां मैक्सिमम होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो मैक्सिमम पता है 2V0 पर होगा। और फाइंड मैक्सिमम टेम्परेचर भी मैं कह रहा हूं। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर भी कह रहा हूं मैं, इसके अलग अलग आंसर पे मैं जाऊंगा। ओके, ठीक है। ये एक एवी ग्राफ है। अच्छा, यहां ये सवाल क्यों उठा कि क्या बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है? सबसे पहले एक ही स्टडी पर जाओ। देखो, बॉयल्स लॉ P1 V1 बराबर P2 V2 तो है यहां पे। कैसे? P1 की वैल्यू है 2P0 और V1 की वैल्यू है V0। देखो यहां पर क्या है, ये है 2P0, V0, या एक्स एक्सिस पर यदि पहले लिखना चाहते हो तो ये है V0, 2P0 और ये है 2V0, P0। और P2 यहां पर क्या है, P0, और V2 क्या है, 2V0। तो ऐसा लगता है कि बॉयल्स लॉ फॉलो होगा, क्योंकि P1 V1 बराबर P2 V2, यहां 2P0 इंटू V0 और यहां 2V0 इंटू P0। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 तो है। इसीलिए अगले के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि बॉयल्स लॉ ये फॉलो करता है या नहीं करता। बॉयल्स लॉ फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता पता है? क्योंकि बॉयल्स लॉ में पीवी कांस्टेंट तो है, P1 V1 बराबर P2 V2 तो है, लेकिन P प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है। पता है तुम्हें? मतलब जो पीवी ग्राफ है वो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, जबकि ये जो पीवी ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ये जो पीवी ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये पीवी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए बॉयल्स लॉ तो फॉलो नहीं होगा। बॉयल्स लॉ क्यों फॉलो नहीं होगा? पीवी कांस्टेंट है, P1 V1 बराबर P2 V2 है, लेकिन जो पीवी ग्राफ का नेचर होना चाहिए P प्रोपोर्शनल टू 1/V, वो नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए डज नॉट फॉलो बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ फॉलो नहीं करता, डज नॉट फॉलो बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये बात पता चल गई। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ये बॉयल्स लॉ फॉलो नहीं करता है। ठीक, अब इतना तो पता चल गया कि ये बॉयल्स लॉ फॉलो नहीं करता और वीटी में रिलेशन चाहिए। तो हम टेम्परेचर तो हमारे पास था नहीं, तो हम पहले पीवी रिलेशन निकाल लें और उसमें से P को इलिमिनेट कर दें तो वीटी रिलेशन आ जाएगा। हमें पीवी रिलेशन पता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए हमें। तो अब मैं बी पार्ट के आंसर पे हूं मैं। देखो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू mx। y एक्सिस पर प्रेशर लिया गया है, स्लोप की वैल्यू -P0/V0 है, ये v है, और इंटरसेप्ट कितना काटेगा ये पता नहीं है। ये स्लोप जो है वो नेगेटिव स्लोप है -P0/V0। कैसे?
देखो ये देखो स्लोप नेगेटिव है ये स्ट्रेट लाइन का, ये तो पता है, और टेन थीटा निकालना इधर वाला, तो ये यहां से यहां तक कितना है पी नॉट, और यहां से यहां तक कितना है वी नॉट, तो ये कितना हो गया पी नॉट बाय वी नॉट, तो इसका निकाल के नेगेटिव कर दिया। तो ये जो हमने है इसका स्लोप आ गया इतना। अच्छा P इज इक्वल टू दिस, मैं कह रहा हूं इफ V इज इक्वल टू वी नॉट, इफ V इज इक्वल टू वी नॉट, तो ये हो जाएगा 2P नॉट। इफ V इज इक्वल टू वी नॉट देन P इज इक्वल टू 2P नॉट। नहीं भाई, V इज इक्वल टू वी नॉट, तो जो प्रेशर है वो 2P नॉट है, तो रख दो जरा। अरे P और V की जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो P की जगह लिख दो यहां 2P नॉट इज इक्वल टू माइनस P नॉट बाय वी नॉट, इंटू V को लिख दो V नॉट और प्लस इंटरसेप्ट को कर दो C। ये हो जाएगा यहां पे C इज इक्वल टू 3P नॉट। तो प्रेशर का फॉर्मूला हो गया माइनस P नॉट बाय वी नॉट V प्लस 3P नॉट। ये प्रेशर का हो गया। ये जो ग्राफ है ना, ये जो P और V में ग्राफ है, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये है। ये जो PV ग्राफ है, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू माइनस P नॉट बाय वी नॉट V प्लस 3P नॉट। y बराबर mx प्लस सी से निकाला, स्लोप निकाल लिया, ये आया, और मैंने P और V के किसी एक सेट के लिए, मतलब वॉल्यूम की जब V नॉट है तो प्रेशर 2P नॉट है, तो रख दिया, तो PV का एक रिलेशन आ गया हमारे बीच में। अब PV रिलेशन से VT रिलेशन कैसे हो, PV रिलेशन से VT रिलेशन कैसे आए PV से, तो प्रेशर को हटाना होगा, आपको पता ही है। तो देखो मैं प्रेशर को हटाने पे जा रहा हूं, यहां से समझना बात। प्रेशर को मैं लिख देता हूं PV बराबर nRT, तो nRT बाई V इज इक्वल टू माइनस P नॉट V नॉट इंटू V प्लस 3P नॉट। PV बराबर nRT, तो P बराबर nRT बाई V। तो टेम्परेचर क्या आ गया बोलो, माइनस P नॉट अपॉन एन आर वी नॉट इंटू वी स्क्वायर। NR इधर आ गया, V इधर चला गया, और प्लस 3P नॉट बाय NR इंटू V। देखो NR बाय V इधर जाएगा तो V अपॉन NR से टोटल में मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया टीवी रिलेशन। देख रहे हो, ये मैंने टीवी रिलेशन निकाल लिया, ये मैंने पहले पीवी रिलेशन निकाला, और पीवी रिलेशन से ये मैंने टीवी रिलेशन निकाल लिया। अब अगला चाहता है कि टेम्परेचर को मैं मैक्सिमम करूं, तो टेम्परेचर किसका फंक्शन है, वॉल्यूम का फंक्शन है। तो T इज मैक्सिमम कब होगा, T मैक्सिमम बोलो, जब dt बाय dv 0 हो जाए। टेम्परेचर वॉल्यूम का फंक्शन है, तो टेम्परेचर मैक्सिमम कब होगा, जब dt बाय dv क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो वॉल्यूम से डिफरेंशिएट करो इसको, dt बाय dv ये है कांस्टेंट, और वॉल्यूम हो गया 2v, और ये हो गया 3P नॉट बाय NR। ये 0 हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर मैक्सिमम है, तो माइनस P नॉट बाय NR V नॉट प्लस 3P नॉट बाय NR। 3P नॉट बाय NR इज इक्वल टू P नॉट बाय NR V नॉट, और ये 2v है, NR V नॉट इंटू NR से NR कैंसिल, P नॉट से P नॉट कैंसिल, V नॉट इज इक्वल टू 3v बाय 2। एट व्हाट वॉल्यूम डज इट फॉलो बॉयल्स लॉ, नो। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन, यस पता है। एट व्हाट वॉल्यूम टेम्परेचर इज मैक्सिमम, 3v बाय 2, 3v बाय 2। मैक्सिमम टेम्परेचर, तो वैल्यू रख दो यहां, मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू रख दो। मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए V की वैल्यू रख दो यहां, V बराबर आ गया 3v नॉट बाई 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस P नॉट बाय NR V नॉट
इंटू 9v0 स्क्वायर बाय 4 प्लस 3v0 बाय nr इंटू 3v0 बाय 2। ये आ गया v0 से v0 माइनस 9p0 v0 बाय 4 nr और प्लस 9p0 v0 बाय 2 nr। ये आ गया 9p0 v0 बाय 4 nr, क्योंकि इसमें से इसको जब तुम ऐड करोगे तो ये भी आ जाएगा। फाइंड मैक्सिमम टेम्परेचर 9/4 p0 v0 बाय nr। मैक्सिमम टेम्परेचर भी फाइंड हो गया। अब VT ग्राफ निकालना है। तुम्हें दिख रहा है कि T प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर जैसा कुछ है, तो समझना बात, ये VT ग्राफ निकालने के लिए कह रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, V इधर लेता हूं और T इधर लेता हूं। वॉल्यूम की वैल्यू हमें पता है V0, 2v0, ये भी पता है कि 3v0/2 पर मैक्सिमम होगा, तो ये कुछ ऐसा होगा। अच्छा, ये भी पता है कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर का सेम होना जरूरी है, सेम होना जरूरी है। क्यों? और ये पता चल गया कि टेम्परेचर की जो मैक्स वैल्यू है वो 9/4 p0 v0 बाय nr होगी। और ये भी पता है कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम होगा। क्यों? क्योंकि जब P1 V1 बराबर P2 V2 है तो टेम्परेचर भी सेम होगा, PV बराबर nRT। अब जब P और V, P1 V1 बराबर P2 V2 है तो T1 बराबर T2 भी होगा। तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर को सेम कर दिया मैंने, 3v0/2 पर इसको मैक्सिमम कर दिया मैंने, तो ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा T और V का। ठीक है, तो ये मैंने अलग टाइप का फिर एक क्वेश्चन सिखाया कि जब PV ग्राफ इस तरह का कुछ गिवन हो जो हमारे प्रोसेस में नहीं हो। भाई जैसे देखो, ये आइसोबारिक होता तो सीधा होता, ठीक, ये आइसोथर्मल होता तो PV ग्राफ ऐसा होता, वो भी नहीं है। ये आइसोबैरिक या आइसोकोरिक होता तो वॉल्यूम ऐसे होता। अब कुछ जब नहीं मिल रहा है तो हमें एक PV ग्राफ दिया है, तो इसमें हमें PV रिलेशन बनाना होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये चारों क्वेश्चन का आंसर आ गया। डज इट फॉलो बॉयल्स लॉ? नो। VT ग्राफ ड्रॉ करें, कर दिया। किस वॉल्यूम पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम टेम्परेचर भी फाइंड करें, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ाएंगे? अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, कार्नोट इंजन। इनसे नीट में क्वेश्चन आता है, इजी भी रहते हैं क्वेश्चन करने में ये न्यूमेरिकली, इसमें नीट में क्वेश्चन आना तय। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम लोग हीट इंजन, कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर इसकी बात करेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसकी बात करेंगे, और अगले लेक्चर में हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स पर बात कर लेंगे। 5, 7, 10 अच्छे एग्जाम्पल भी अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।